Hello, everyone. A very, very good evening to all of you. Today, I am Guneet Kaur, educator Adarsh Alia, will be discussing the topic properties of nucleic acid. जैसे कि मैंने बताया हमारा CSR नेट लाइफ साइंसेस के प्रेपरेशन के लिए ये आपको बहुत ही सिंप्लीफाइड आपको आपके प्रेपरेशंस कराएगा और बहुत ही सिंपल वे में सारे कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे. सो वेलकम टू द चैनल आदर्श आलिया. नेक्स्ट चलो, तो मैंने जैसे कि बताया प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लिक एसिड. इससे पहले कि हम टॉपिक के अंदर जाएं, आई जस्ट वांटेड टू टेल यू दैट हम एक शॉर्ट्स के सीरीज प्रेजेंट करने वाले हैं जिसमें बहुत ही बेसिक्स कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे बेस्ड ऑन आवर लेक्चर्स हियर. तो उसमें जो भी क्वेश्चंस रहते हैं एमसीक्यू पैटर्न में रहेंगे. आप उस वो शॉर्ट्स को रेफर कर सकते हो, वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, एंड देन the answer will also be given at the end. Okay, so do not miss that and please subscribe to our channel Adarsh Alia. ओके चलो, लेट्स स्टार्ट विथ प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लिक एसिड. जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे डायग्राम है. किस चीज का है? ये डीएनए का डायग्राम है. ओके, तो इससे पहले कि हम और न्यूक्लिक एसिड के बारे में जाने, आई जस्ट वांटेड टू नो, आई लव बुक्स एंड आई ऑफ कोर्स हम बुक्स को रेफर करेंगे, सिर्फ प्रेजेंटेशन पे डिपेंड करेंगे, बट देन अगर आपको और जाना है और डिटेल में आपको जाना है तो टर्नर एंड मैक्लेलन इज वन ऑफ माय फेवरेट बुक्स ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी. So if you refer to that, it's very concise, elaboration, concise discussion किया है बायोमोलिक्यूल्स के ऊपर. तो आप उसको रेफर कर सकते हैं. And anyways, we are presenting and giving you simplified explanation, so either thing would do. Okay, so nucleic acid के best examples क्या हैं? That is DNA and RNA. DNA and RNA को ही हम nucleic acids बोलते हैं. न्यूक्लिक एसिड इज वन काइंड ऑफ बायोमोलिक्यूल और उसका जो बेसिक यूनिट जैसे हमने बताया था, प्रोटीन्स का जो बेसिक यूनिट क्या है, अमीनो एसिड्स के कॉम्बिनेशन के साथ ही प्रोटीन्स बनता है. तो उसी तरीके से न्यूक्लिक एसिड्स के बेसिक यूनिट्स क्या है, आप जल्दी से कमेंट्स में डाल दो अगर आपको पता है तो. ठीक है. एंड दिस इज ऑल्सो फॉर व्यूअर्स हु जस्ट लाइक, अगर आप लाइव प्रीमियर या उस टाइम नहीं आप ज्वाइन करते हो ये वीडियो, बट अदरवाइज ऑल्सो इफ यू आर व्यूइंग दिस वीडियो, प्लीज डू कमेंट्स लाइकवाइज व्हेन आई एम आस्किंग यू फॉर सर्टेन क्वेश्चंस. ओके, सो एवरीथिंग इज अप्रिशिएटेड. ओके चलो, तो न्यूक्लिक एसिड्स के आप बेसिक यूनिट के बारे में बताओ, लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कि देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड इन द बॉडी, दैट इज डीएनए एंड आरएनए. अब डीएनए इज मेड अप ऑफ 4 different types of nucleotides. As I told you, what is the basic unit of nucleic acid? ये हमारा न्यूक्लिक एसिड बनता है न्यूक्लियोटाइड्स से. ठीक है, और कौन से 4 टाइप के न्यूक्लियोटाइड्स हैं? ATCG. इसके अगर आपको फुल फॉर्म पता है तो आप कमेंट सेक्शन में डालो. ठीक है, क्योंकि मुझे स्पेलिंग्स देखनी है कि आप करेक्टली लिखते हो कि नहीं. ठीक है, तो अदरवाइज आई एम सेइंग दिस इज एडेनाइन, थायमीन, cytosine and guanine. Okay, so these are the 4 nitrogenous bases that are present in these are the 4 nucleotides that are present in the nitrogenous bases that are present in the DNA that makes up the DNA. Okay, now DNA and RNA similarities and differences, as you can see here in the diagram, one is RNA, one is DNA. अब डीएनए आरएनए क्या है, वो अकेले एक स्ट्रैंड में भी रह सकता है. ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया था कि हमारी पोलैरिटी क्या होती है 5'3' की, लेकिन हमारे डीएनए में क्या होता है कि एक तरफ 5'3' है और एक तरफ 3'5' है, और यही डबल हेलिक्स बना देता है. ठीक है, तो ये हो गया हमारा डीएनए का. तो डीएनए इज प्रेजेंट इन द डबल हेलिकल फॉर्म, बट correspondingly RNA is present in the single strand itself, right? And then it is made up of नाइट्रोजनस बेसिस, दैट इज ATCG. ओके, अभी मैं आगे ये इसमें तो लिखा है 4 डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स. ठीक है, लेकिन हम जैसे कि मैंने बताया था मुझे टर्म्स को ब्रेक करना बहुत पसंद है. तो न्यूक्लियोटाइड्स जब हम बोलते हैं तो इट इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोसाइड, SIDE, न्यूक्लियोसाइड एंड अ फॉस्फेट ग्रुप. ओके, तो न्यूक्लियोसाइड में आता है हमारा ये, आप ये वाला अगर
डायग्राम देख सकते हो तो यहाँ पे ये है, हो गया हमारा शुगर मॉलिक्यूल और ये हो गया हमारा नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, तो शुगर और नाइट्रोजनस बेस को मिला के हमारा बन जाता है न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, और यही न्यूक्लियोसाइड में जब एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल अटैच हो जाता है तो इट फॉर्म्स द न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिखा है एक्सप्लोरिंग न्यूक्लियोटाइड्स। अब यहाँ पे ATCG दिया है, ये ATCG ये हमारा बेस अलग अलग तरीके के होते हैं जो जिसके अलग अलग नाम है ऑफ कोर्स। तो वो जब जिस तरीके से अटैच होगा शुगर मॉलिक्यूल के साथ तो वो न्यूक्लियोसाइड उस तरीके का न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा, और जैसे ही फॉस्फेट ग्रुप ऐड होगा वो न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। एंड दिस कंप्लीट यूनिट फॉर्म्स द बेसिक यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। यही न्यूक्लियोटाइड्स को अटैच करके हमारा न्यूक्लिक एसिड बनता है। और उसके एग्जाम्पल दो फॉर्म्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किए, दैट इज DNA एंड RNA। ओके, तो व्हाट आर द बेसिक सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन DNA एंड RNA? एक तो ये है कि उसके अरेंजमेंट का फिजिकल अपीयरेंस में उसका एक सिंगल स्ट्रैंडेड है, एक डबल स्ट्रैंडेड है। दूसरा है हमारा नाइट्रोजनस बेस का। अब यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड दिया है, लेकिन हम एक्चुअली कंप्लीट अगर इस स्ट्रक्चर को बोले तभी न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं, लेकिन अगर हम जस्ट उसको नाइट्रोजनस बेस के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट करें तो क्या होता है कि DNA में जैसे थायमीन होता है, ठीक है, थायमीन होता है तो वो रिप्लेस हो जाता है RNA में इन द फॉर्म ऑफ यूरेसिल। ठीक है, यूरेसिल और थायमीन अलग अलग नाइट्रोजनस बेसिस हैं, लेकिन जस्ट जैसे हम देखेंगे आगे प्रोसेस में कैसे DNA में थायमीन है और RNA के उसके करस्पॉन्डिंग यूरेसिल है। ठीक है, तो हम इसके भी बॉन्डिंग पढ़ेंगे कि जब, क्योंकि हमने पढ़ा है, पता है कि हमें कि हमारा DNA डबल हेलिक्स में प्रेजेंट होता है, और जब DNA कॉपी भी करता है RNA तो अगेन वो हेलिकल फॉर्म में ही उसको लाइक जब वो हेलिक्स खुलता है और साथ 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 वो प्रोसेस से RNA बनाने लगता है। ठीक है, तो उसमें भी ये मेंटेन होती रहती है जो हमारे लाइक बेस की अरेंजमेंट है दोनों लाइक स्ट्रैंड्स में, तो करस्पॉन्डिंग बेसिस उसी तरीके से अटैच होती है। ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे। और अगर आप ये डायग्राम को देखो तो इसमें दिया है किस तरीके से हेलिसिस ऑफ शुगर एंड फॉस्फेट। ओके, एंड दीज आर द बेस पेयर्स। ओके, बेस पेयर्स हमने अभी डिस्कस किया, एडेनिन, थायमीन, साइटोसिन एंड गुआनिन। तो ये DNA का अरेंजमेंट है, और इसमें आप देख सकते हैं आरएनए में कहीं भी आपके रेड कलर के नहीं है ये बेसिस, क्योंकि उसमें थायमीन नहीं होता है, उसके बदले यहाँ पे ऑरेंज कलर दिया है, दैट इज फॉर द यूरेसिल टू इट इज डिनोटेड बाय लाइक ऑरेंज कलर, दैट इज यूरेसिल। ओके, चलो, तो क्या होता है न्यूक्लियोटाइड ये आपको जानना जरूरी है, दैट इज न्यूक्लियोसाइड एंड फॉस्फेट मॉलिक्यूल। न्यूक्लियोसाइड हमारा बनता है नाइट्रोजनस बेस और शुगर मॉलिक्यूल से, और फॉस्फेट ग्रुप जब अटैच हो जाता है तो वो बन जाता है न्यूक्लियोटाइड। ओके, तो एज इट इज सेड न्यूक्लियोटाइड्स कंसिस्ट ऑफ शुगर मॉलिक्यूल, अ फॉस्फेट ग्रुप एंड अ नाइट्रोजनस बेस। राइट, चलो हमारा स्ट्रक्चर अब आप ज्यादा कलरफुल करके देख सकते हो यहाँ पे। ये पेंटोस शुगर है, पेंटोस शुगर मीन्स 5 कार्बन एटम्स। चलो, nitrogenous bases. The nitrogenous bases are adenine, guanine, cytosine and thymine in DNA and uracil instead of thymine in RNA. तो RNA के टोटल नाइट्रोजनस बेसिस कौन कौन से होंगे, जल्दी जल्दी आप कमेंट सेक्शन पे लिख दो। ठीक है, और मैं उसको वेरीफाई करती हूँ। These bases pair up in DNA and A always pairing with T and C always pairing with G. Means adenine always pairs with thymine, and अगर वो ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, दैट इज अगर DNA से RNA बन रहा है, तो जैसे मैंने बताया कि करस्पॉन्डिंग बेसिस की अरेंजमेंट हमेशा मेंटेन होती रहती है। तो अगर हमारे DNA में एडेनिन नाइट्रोजनस बेस है तो हमारा RNA अगर उसके साथ बन रहा है तो RNA में क्या करस्पॉन्डिंग बेस होगी, आप कमेंट सेक्शन पे डालो, तब मुझे पता चलेगा कि आप कितने अवेयर हो। ओके, सो दीज बेसिस पेयर, अब जैसे हमने बताया ए और टी हमेशा बाइंड करते हैं, जैसे मैंने बताया करस्पॉन्डिंग बेसिस भी मेंटेन रहेंगे। जैसे हम डबल हेलिक्स है तो एक में सपोज ये नाइट्रोजनस बेसिस जो रहते हैं ये हाइड्रोफोबिक होते हैं, तभी वो हेलिकल स्ट्रक्चर के बीच में रहते हैं, अंदर रहते हैं। अंदर में आपको पता है कि पानी
कि पानी मतलब they are water heating, so they do not allow the water to come inside. So that is why all the nitrogenous bases, the helical structure is arranged in such a manner that the nitrogenous bases are present in the inward direction. Okay, and there adenine nitrogenous base pairs with thymine, and how many bonds are present between them? It is through two bonds that they pair up with, right? और C और G हमारा साइटोसिन और गुआनिन कितने बॉन्ड से लाइक टुगेदर रहता है? दैट इज 3 bonds. ओके, तो 3 बॉन्ड हमारे जब हम डिनोट करते हैं तो हम 3 लाइंस ड्रॉ करते हैं C और G के बीच में, और जब हम A और T के बीच में ड्रॉ करते हैं तो हम 2 लाइन ड्रॉ करते हैं बिकॉज ऑफ द बॉन्डिंग. ओके, अब आ गया हमारा शुगर मॉलिक्यूल. शुगर मॉलिक्यूल फाउंड इन न्यूक्लियोटाइड्स इज डीऑक्सीराइबोज इन डीएनए एंड राइबोज इन आरएनए. हमने देखा कि किस तरीके से जब शुगर में OH बॉन्ड, OH रेडिकल लग जाता है तो वो बन जाता है हमारा डीऑक्सीराइबोज, और अदरवाइज अगर उसमें लाइक OH ग्रुप नहीं लगेगा तो इट विल बी जस्ट कॉल्ड एज द राइबोज शुगर विच इज अ पेंटोज शुगर. पेंटोज, ठीक है, 5 साइड्स है उसके. ओ सॉरी. Okay, so these are both 5 carbon sugars, but deoxyribose has an extra oxygen atom compared to ribose. तो it is OH group जो add होता है, ठीक है, और वो उसके वजह से उसको like deoxyribose बन जाता है. Next, phosphate group. The phosphate group in nucleotides is negatively charged and links the nucleotides together to form the sugar phosphate backbone of DNA and RNA. तो इसका बैकबोन क्या है? जैसे हमारा बैकबोन क्या है? हमारा वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है. तो उसी तरीके से डीएनए का जो बैकबोन है दैट इज द शुगर फॉस्फेट मॉलिक्यूल विच इज अटैच. ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो शुगर जब अटैच होता है, जैसे मैंने बताया, जैसे ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर है, ठीक है. तो हमारा नाइट्रोजनस बेस बीच बीच में ऐसे आ रहा है, तो नाइट्रोजनस बेस किससे अटैच्ड है? ये शुगर मॉलिक्यूल से. ये शुगर मॉलिक्यूल फर्दर अटैच्ड है फॉस्फेट ग्रुप से, ठीक है. अब फॉस्फेट ग्रुप तो नेगेटिवली चार्ज्ड है, लेकिन हमारा हेलिकल स्ट्रक्चर इस तरीके से अरेंज्ड है कि हमारा जो लाइक नाइट्रोजनस बेसिस है वो सीधा बीच में आ रहा है, ठीक है. And it does not allow the water to go in, so I can say it is hydrophobic. उसको पानी से डर लगता है, ठीक है. तो न्यूक्लियोटाइड का बेसिक स्ट्रक्चर आपको जानना है, और ये आपको जानना है कि फॉस्फेट ग्रुप हम किसको बोलते हैं. जैसे पी में 1 2 3 4 ऑक्सीजन एटम्स लगते हैं तो उसको फॉस्फेट ग्रुप बोलते हैं. और उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरीके से अरेंजमेंट, जो इसका पूरा मैकेनिज्म है, ये मैं आपको आगे बताऊंगी, नेक्स्ट क्लास पे भी बता सकती हूँ, और इसमें और डिटेल में बताऊंगी, ठीक है. चलो, तो अब हम आ जाते हैं अपने डीएनए स्ट्रक्चर पे. तो पहला तो है डबल हेलिक्स डिस्कवरी. ओके, हु डिस्कवर्ड इट? इट वाज जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक. इनके मॉडल को सबसे ज्यादा लाइक एक्सेप्ट किया गया था, एंड दैट इज व्हाई दे वर कॉल्ड एज the model is also called as Watson and Crick model. Okay, were the first to propose the double helix model of DNA in 1953 based on the work of Rosalind Franklin and Maurice Wilkins. Okay, चलो, तो ये हो गया डबल हेलिक्स. अब आप यहाँ पे ये डायग्राम में आप देख सकते हो कैसे इसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड, जिसमें शुगर है, नाइट्रोजनस बेस भी है और फॉस्फेट मॉलिक्यूल. तो इस पूरे को हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड. ये शुगर अटैच्ड है, फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड है, और ये जो हमारे नाइट्रोजनस बेसिस है उनके बीच में मैंने बताया था बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है. तो कौन से बॉन्ड्स होते हैं? हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड्स रहते हैं. जैसे कि हमने बताया था कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स हमारे वीक होते हैं, लेकिन वो स्टेबिलिटी के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है. तो ये नाइट्रोजनस बेसिस में के बीच में, जैसे अगर कोई भी, जैसे हमारा डीएनए हेलिक्स डबल हेलिक्स के फॉर्म में है, तो बीच में नाइट्रोजनस बेसिस अगर अरेंज्ड है तो वो ऐसे हैंग, दे शुड नॉट बी हैंगिंग इन द एयर, सो दे शुड बी लिंक्ड टू ईच अदर. हाउ आर दे लिंक्ड? एडेनाइन इज ऑलवेज corresponding to thymine, okay, in the DNA I'm saying. So they are bonded by 2 hydrogen bonds. You can see here there are 2 hydrogen bonds that attach adenine and thymine. And हमारा साइटोसिन और ग्यूएनाइन जो है वो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच्ड है. चलो, तो इससे पहले कि हम नाइट्रोजनस बेसिस के बारे में और जाने, आपने सुना होगा प्यूरीन्स एंड पिरिमिडीन्स, ठीक है. प्यूरीन क्या होता है और पिरिमिडीन क्या होता है, ये हम पहले जो डीएनए स्ट्रक्चर की डिटेल्स यहाँ पे दी है वो पढ़ेंगे, फिर हम प्यूरीन और पिरिमिडीन को टच करके फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है.
तो sugar phosphate backbone. Each strand of DNA consists of a sugar phosphate backbone and a nitrogenous base, with the bases in the middle forming hydrogen bonds with their complementary bases in the opposite strand. ठीक है, ऐसा कभी नहीं होगा कि A अटैच हो जाएगा G के साथ और T अटैच हो गया C के साथ, ऐसा कभी नहीं होगा. ठीक है, तो दिस विल बी ओनली, कभी नहीं होगा मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नहीं होगा. दे कैन बी म्यूटेशंस, बॉन्ड तो नहीं बनेंगे, तो वो it will lead to deformity in the double helical structure. ठीक है, तो वो हो जाएगा, लेकिन बॉन्ड्स नहीं बनेंगे क्योंकि उनके जो फ्री रेडिकल्स है वो अटैच ही नहीं हो पाएंगे दूसरे नाइट्रोजनस बेस के मॉलिक्यूल्स के साथ. ठीक है, base pairing rules. DNA strands are held together by base pairing rules, with A always pairing with T and C always pairing with G. This results in a uniform width of the DNA helix. ठीक है, इसके वजह से क्या होता है, जो हेलिकल स्ट्रक्चर है वो मेंटेन करके रखता है अपना डायमीटर, अपने उसकी जो डिस्टेंस है बिटवीन टू नाइट्रोजनस बेसिस, ये भी मेंटेन होता है. ठीक है, तो अभी मैंने जैसे कि बताया था कि डीएनए स्ट्रक्चर जब हम जानेंगे तो वी शुड आल्सो नो अबाउट द प्यूरीन्स एंड द पिरिमिडीन्स. तो प्यूरीन्स क्या होते हैं? ठीक है, चलो पहले हम आगे बढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम बताते हैं प्यूरीन्स और पिरिमिडीन्स. ओके, सो अभी हमने डीएनए स्ट्रक्चर के बारे में जान लिया, क्योंकि हमको यूरेसिल के बारे में भी जानना है, तो इसीलिए मैं आपको बताऊंगी आगे. ओके, चलो तो आरएनए स्ट्रक्चर. आरएनए इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल. ओके, डीएनए जैसे डबल हेलिक्स है, आरएनए क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड है. आरएनए अनलाइक डीएनए इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल. इट स्टिल has the same three components as DNA, but instead of deoxyribose, RNA has ribose. तो हम अभी तक डिफरेंस जान ही रहे थे डीएनए और आरएनए के बारे में क्या है. तो ये तीन डिफरेंसेस तो हमने एकदम याद कर लिया है. दैट इज उनका अरेंजमेंट, उसमें कौन सा शुगर मॉलिक्यूल है और दोनों में कौन कौन से नाइट्रोजनस बेसिस रहते हैं. ओके, नाउ आरएनए फोल्डिंग. जैसे कि मैंने बताया, हमारे आरएनए अगर सिंगल स्टैंडर्ड है उसमें भी पोलैरिटी है, दैट इज 5' एंड 3'. अब डीएनए तो स्टेबल हो गया, एक 5' 3' लग गया दूसरे 3' 5' के साथ और हेलिकल स्ट्रक्चर बना दिया, तो दोनों स्टेबल हो गए. अब आरएनए क्या होता है, आरएनए तो भाई अकेला है, तो वो क्या करता है, वो खुद में ही कॉइल हो के वो कॉम्प्लेक्स सेकेंडरी स्ट्रक्चर बना देते हैं, सच एज हेयरपिन लूप्स, बल्जेस एंड इंटरनल लूप्स. ओके, इस तरीके के लूप्स बन जाते हैं, एंड दैट comes under the RNA folding. So why does this happen? It is to give them stability. Okay, since they also carry the phosphate group, they also carry the other nitrogenous bases, so they also need to be stable. Next, tertiary structure. The tertiary structure of RNA refers to the way in which a single strand of RNA folds back on itself to form a three-dimensional structure, such as a tRNA molecule. हमारा क्या होता है, mRNA, tRNA और rRNA. ठीक है, this is denoted by the prefix that is R, T and M, and it denotes its function. So mRNA हमारा क्या होता है, मैसेंजर आरएनए. tRNA हमारा क्या होता है, ट्रांसपोज ये ट्रांसलेशन में हेल्प करता है. tRNA, आप ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, ये वाला. ठीक है, दैट इज ऑफ द tRNA. एंड rRNA क्या होता है, राइबोस rRNA. ठीक है, तो उसको बोलते हैं rRNA. तो वो ये लोग क्या करते हैं, अपना टर्शरी स्ट्रक्चर, उसके वजह से थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर भी उनका बन जाता है इन द फॉर्म ऑफ tRNA. ओके, चलो ओके, अब ये आ गया हमारा जेनेटिक कोड. ठीक है, अब कोई भी हमारा जैसे हमें ये कोड्स के बारे में पता होना चाहिए, तभी हम ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन ये हम जान पाएंगे कि किस तरीके से जब ये इनिशिएटर कोडॉन जब लगता है, ये कोड्स और कोडॉन्स जब लगते हैं, तभी वो ट्रांसलेशन, तभी ये आरएनए प्रोटीन बना पाता है. ठीक है, और या तो फिर हम अगर उसको पहले, उसके स्टेप के पहले के बारे में बताएं, तो ट्रांसलेशन हो पाता है, जैसे ट्रांसक्रिप्शन हो पाता है कि डीएनए आरएनए के फॉर्म में बन पाता है, दैट इज मैसेंजर आरएनए के फॉर्म में. ओके, तो चलो द जेनेटिक कोड.
Genetic information. The genetic code is the set of rules by which information encoded in DNA and RNA is translated into proteins. तो translated बताया है, तो that is through the translation process. Codons and amino acids. The genetic code is read in sets of 3 nucleotides called codons. Each codon codes for a specific amino acids that contributes to the final protein. अब ये हमारा सब कुछ जो भी बता रहे हैं ये हमारे ट्रांसलेशन के बारे में बता रहे हैं कि किस तरीके से ये कोडॉन्स, जैसे कि मैंने बताया टीआरएनए जो हमारा होता है, टीआरएनए हमारे लाइक आरएनए पॉलीमरेज के साथ लग जाता है, उसके बाद वो स्टार्ट कर देता है अपना ट्रांसलेशन का प्रोसेस, और वो किस तरीके से एमआरएनए के थ्रू एमआरएनए के साथ बाइंड करके स्पेसिफिक कोडॉन्स के थ्रू, ये हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट प्रेजेंटेशन पे, ठीक है। तो वो आरएनए के साथ किस तरीके से अटैच करके वो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाता है एमिनो एसिड्स का, और एमिनो एसिड्स देन फर्दर लीड टू फॉर्मेशन ऑफ सर्टेन प्रोटीन्स, ठीक है। तो ये हमारा कुछ कुछ कोडॉन्स, ये हमारा लाइक कोड्स बताए हैं, in which AUG is also called as the start codon. अगर ट्रांसलेशन का प्रोसेस स्टार्ट मतलब अगर हम ट्रांसलेशन के प्रोसेस को स्टार्ट करना चाहते हैं तो हमारा AUG लाइक बेसिस का अरेंजमेंट होने चाहिए, तभी वो स्टार्ट कर पाएगा translation का process. Okay, so start and stop codons. There are start and stop codons that signal the beginning and the end of the reading frame, allowing the ribosome to accurately read and translate the genetic message. जैसे कि मैंने बताया कि राइबोसोम अलाउ करेगा किस तरीके से बाइंड करेगा हमारे टीआरएनए को, और एमआरएनए के थ्रू किस तरीके से वो ट्रांसलेट करके एक प्रोटीन बनाएगा, और प्रोटीन सिंपल अमीनो एसिड के फॉर्म में ही बनेगा, और वो किस तरीके से डिफरेंट स्ट्रक्चर बना के फिर हमारा बना देता है प्रोटीन, ठीक है। उसके भी बहुत चेंजेस होते हैं अमीनो एसिड में, बहुत सारे वो स्ट्रैंड जो बनता है अमीनो एसिड का उसमें भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं, और उसके बाद ही वो प्रोटीन बनता है। तो दिस इज वन फॉर योर रेफरेंस हाउ टू रिमेम्बर द like amino acids that can be produced, that is glycine, arginine, serine. तो ये सब ट्रिप्टोफैन, ये सब आपको यहाँ पे बताया है, ठीक है। हमारा लैग ओपेरॉन मॉडल और ट्रिप्टोफैन जो साइकिल है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो ये भी मैं डिस्कस करूंगी, इसको हमें डिटेल में जानना है, ठीक है। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, चलो आ जाओ, तो फिर हम डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में पहले जान लेते हैं। ओके, सो डीएनए रेप्लिकेशन, इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है पहले तो ये जान लो। दैट इज हेलिकेज। हेलिकेज unwinds the double helix by breaking the hydrogen bonds between complementary base pairs. Complementary base pairs कौन से हैं? A adenine is complements with thymine, and then cytosine complements with guanine. Okay, तो इस तरीके से ये अरेंजमेंट रहता है और उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स रहता है। तो हेलिकेज सबसे पहले जब ये रेप्लिकेशन एक डीएनए दूसरा डीएनए बनाएगा तो उसके पहले हेलिकेज क्या करता है, दोनों को सेपरेट कर देता है, ठीक है। वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक कर देता है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड्स बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, तो दैट कैन बी इजिली ब्रोकन थ्रू दिस एंजाइम, दैट इज हेलिकेज। ओके, नेक्स्ट इज प्राइमेज। अब आप कोई भी, जैसे मैंने बताया, वर्ड जब ब्रेक करते हो आंसर वर्ड में ही है, तो हेलिकेज ASE जब लास्ट एंड लाइक सफिक्स पे जब आता है कोई भी वर्ड के, तो दैट मीन्स इट इज like discussing about an enzyme. It is a kind of enzyme, ठीक है। जैसे हम like लाइपेज पढ़ते हैं, माल्टेज पढ़ते हैं, ये सब माल्टोस पे एक्ट किया, लैक्टोस पे एक्ट किया, तो उस तरीके से वो एंजाइम्स हैं। तो जैसे कि हेलिकेज भी एक तरीके का एंजाइम है, प्राइमेज भी एक तरीके का एंजाइम है। तो प्राइमेज क्या करता है, इट एड्स आरएनए प्राइमर्स टू द टेम्पलेट स्ट्रैंड, ठीक है। आरएनए प्राइमर्स यहाँ पे लगे, सॉरी, आरएनए प्राइमर्स जब यहाँ पे लगेंगे तभी रेप्लिकेशन प्रोसेस हो पाएगा, क्योंकि उसको एक कोडॉन तो एक नाइट्रोजनस बेस का अरेंजमेंट तो चाहिए ही है ताकि वो स्टार्ट कर सके, ताकि वो इनिशिएट कर सके जो
लाइक न्यूक्लियोप्लाज्म में जितने लाइक नाइट्रोजनस बेसिस रिवॉल्व कर रहे हैं, घूम रहे हैं, वो न्यूक्लियोप्लाज्म में, वो लिक्विड में घूम रहे हैं, तो उसको वो ले लेके पहले वो बस इनिशिएट करेगा, वहां से जब वो प्राइमर बन जाएगा उसके बाद वो आगे रेप्लिकेशन के प्रोसेस को कंटिन्यू करेगा। ठीक है। नेक्स्ट इज डीएनए पॉलीमरेज एक्सटेंड्स द आरएनए प्राइमर्स विद डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स। जैसे मैंने बताया न्यूक्लियोटाइड्स क्या है, लाइक न्यूक्लियोप्लाज्म में घूम रहे हैं, तो वो उसको ले लेके अपनी उसको प्राइमर, प्राइमर हम क्या बोलते हैं कि जैसे हम पेंटिंग करते हैं, घर पे पेंटिंग करवाते हैं तो पहले तो प्राइमर मारते हैं। तो प्राइमर क्यों मारते हैं? ताकि वो जो पेंट है उसकी पकड़ को स्ट्रॉन्ग रखे। तो उसी तरीके से प्राइमेज क्या करता है कि जब डीएनए रेप्लिकेशन होने वाला होता है, तो ये प्राइमर जो फॉर्म हो जा रहा है, आरएनए प्राइमर, जैसे कि आपको पता है कि आरएनए इज कॉम्प्लीमेंट्री टू डीएनए थ्रू द बेसिस। तो वो आरएनए प्राइमर जब लग जाता है टेम्पलेट स्ट्रैंड में, तो उसके बाद वो इनिशिएट कर देता है रेप्लिकेशन के प्रोसेस को। और उसमें कौन हेल्प करता है? डीएनए पॉलीमरेज। ये भी एएसई है, तो दिस इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ एंजाइम। ठीक है। तो ये एंजाइम क्या करता है? डीएनए पॉलीमरेज, वर्ड पे ही आंसर है। जैसे कि मैंने बताया डीएनए मतलब डी मतलब रेप्लिकेशन हम पढ़ रहे हैं, तो पॉलीमरेज, पॉली मीन्स मेनी, ठीक है, पॉलीमर, पॉलीमरेज, ठीक है। एएसई है तो इट इज एन एंजाइम, तो ये पॉलीमर्स को अटैच कर देता है, दैट इज न्यूक्लियोटाइड्स जिसको अटैच कर देता है, और वो फर्दर पूरा डीएनए का एक स्ट्रैंड बना देगा, जहां जहां वो प्राइमर के साथ और डीएनए स्ट्रैंड के साथ वो मूव करते जाएगा। लाइगेज, इट सील्स अप द गैप्स बिटवीन न्यू डीएनए फ्रैगमेंट्स। अब जब न्यू डीएनए फ्रैगमेंट बन रहे हैं तो बीच बीच में, जैसे एक तरफ बना, एक तरफ, जैसे आप ये डायग्राम देख सकते हो, लीडिंग स्ट्रैंड है, ठीक है, तो यहाँ पे न्यू स्ट्रैंड बन रहा है, तो बीच बीच में आप देख रहे हो कि गैप भी आ जा रहे हैं, ठीक है। तो जब ये बनता है तो इट इज नॉट अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। लैगिंग स्ट्रैंड में, लीडिंग स्ट्रैंड जो है, जो पहला स्ट्रैंड है, जो 3-5 लाइक पोलैरिटी में है, तो उसमें 5-3 डायरेक्टली जब बन रहा है तो वो इजिली बन जाता है, उसमें बीच में फ्रैगमेंट्स नहीं आते हैं। लेकिन जो हमारा लैगिंग स्ट्रैंड है जिसकी पोलैरिटी होती है 5-3, ठीक है, 5-3, आप यहाँ देख सकते हो ये 3-5 है, तो ऑटोमेटिकली ये जो लाइट ब्लू कलर का है दिस विल बी 5-3। ओके, तो ये जो 5-3 है पेरेंट डीएनए के स्ट्रैंड की पोलैरिटी, उसको हम लोग बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड, ठीक है। तो उसमें जो हमारा लाइक बन रहा है न्यू डीएनए फिलामेंट, वो ऑपोजिट पोलैरिटी में बन रहा है, तो उसकी वजह से बीच बीच में गैप आ जाते हैं। तो यहाँ पे जो न्यू स्ट्रैंड्स बने हैं डीएनए के, उसको हम लोग ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स भी बोलते हैं। और ये ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स को, इट इज जस्ट नेम्ड आफ्टर द साइंटिस्ट, ओके, हु डिस्कवर्ड इट। तो ये ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स को एक साथ ज्वाइन करने के लिए देर इज दिस ligase which gets involved, ओके। तो ये हमारे ओवर एंड ऑल, ये हमारे एंजाइम्स है जो हेल्प करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस में। ये सब आप एकदम याद रखना, क्योंकि जब हम लाइक रेप्लिकेशन का कुछ केस स्टडी पढ़ते हैं, जो क्वेश्चन ऐसा आता है, तो उसमें कई बार हम कंफ्यूज कर जाते हैं डीएनए रेप्लिकेशन के एंजाइम्स को आरएनए और ट्रांसक्रिप्शन के साथ, ठीक है। तो ये सब आपको थोड़ा याद रखना है, दैट इज हेलिकेज, प्राइमेज, डीएनए पॉलीमरेज एंड लाइगेज, ये किस तरीके से इन्वॉल्व है डीएनए रेप्लिकेशन में। ओके, चलो, तो नेक्स्ट हम जानते हैं आरएनए ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन मतलब क्या होगा? डीएनए है और उसके करस्पॉन्डिंगली ऑपोजिट पोलैरिटी के आरएनए को डेवलप, लाइक वो फॉर्म होगा, ठीक है। तो ये आरएनए हमारा बन रहा है, डीएनए को अगर हम बोल रहे हैं कि प्राइमरी हेरिडिटरी लाइक स्ट्रैंड, इट कैरीज द इंफॉर्मेशन एंड एवरीथिंग, सो इट विल फर्स्ट डेवलप इनटू एन आरएनए। क्योंकि आपको पता है कि जब ट्रांसलेशन, हमें कोई भी प्रोटीन, कोई भी रिपेयर या रीजेनरेशन का काम हुआ बॉडी में, सेल में, तो वो प्रोटीन से ही रिकवर होगा। तो वो किस तरीके से बनेगा? आरएनए। और आरएनए को पहले हमें बनाना है डीएनए के थ्रू, ओके। तो दैट इज थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, जहां पे डीएनए ट्रांसक्राइब करता है आरएनए का स्ट्रैंड।
ओके, सो इनिशिएशन, यहाँ पे इनिशिएशन किस तरीके से होता है, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड टू द डीएनए टेम्पलेट स्ट्रैंड। आप ये बबल्स, आप ब्लू कलर के बबल को देख रहे हो, ये क्या है, दिस इज नथिंग बट आरएनए पॉलीमरेज। ओके, आप वर्ड से ही जान सकते हो, आरएनए मतलब ये आरएनए बनाएगा, पॉलीमर, आरएनए पॉलीमर बहुत सारे लाइक उसके सब्सिक्वेंट यूनिट्स ऐड करेगा और इट एक्ट्स एज एन एंजाइम। तो जैसे अगर नॉर्मल स्टेट पे एंजाइम का, जैसे मैंने फंक्शन भी बताया था, नॉर्मल स्टेट पे अगर वो वर्क कर रहा है तो इट विल बी वेरी स्लो। तो दिस आरएनए पॉलीमरेज इनिशिएट्स द रिएक्शन, जल्दी जल्दी उसको कर देता है। ठीक है, तो आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स टू द डीएनए टेम्पलेट स्ट्रैंड। Next, elongation. The RNA polymerase moves along the DNA template strand and adds complementary RNA nucleotides to the growing RNA chain. तो आप देख सकते हो, ज्यादा आप ये, this diagram is self-explanatory. You can just see this, how the template strand is developing this RNA transcript. RNA ट्रांसक्रिप्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये डेवलप हुआ है हमारा डीएनए से, जो पेरेंट डीएनए है उससे बना है। ठीक है, तो इट एड्स कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स। अब जैसे कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए न्यूक्लियोटाइड मैं बोल रही हूँ, तो इस पे हमारा, ये मैं बार बार स्ट्रेस क्यों कर रही हूँ, क्योंकि हमारे सीएसआई नेट पे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको अरेंजमेंट दे दिया जाएगा डीएनए का, और डीएनए के नाइट्रोजनस बेसिस का, और आपको पूछेंगे कि किस तरीके का, उसमें ऑप्शंस दिए रहते हैं ABCD। तो उसपे ऑप्शंस में आरएनए स्ट्रैंड का जो लाइक कॉम्प्लीमेंट्री जो उसका ट्रांसक्रिप्ट बनेगा वो क्या होगा। तो इसीलिए आपको ये पता होना चाहिए कि थाइमिन की जगह में, हाँ, हर जगह यूरेसिल लगेगा आरएनए में, तो ये थोड़ा वो मिक्स करके देते हैं, तो इसीलिए आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए और ये बहुत अच्छे से जानना चाहिए, तभी आप ये कैच कर पाओगे क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन में। ठीक है, चलो, तो ट्रांसक्रिप्शन हो गया। टर्मिनेशन, अब टर्मिनेशन, अब ये तो कंटिन्यूअस होने नहीं, लाइक होते नहीं रहना चाहिए, इट हैज टू बी स्टॉप्ड समवेयर, राइट। तो आरएनए पॉलीमरेज एनकाउंटर्स अ स्टॉप सिग्नल। जैसे हमारा कौन सा न्यूक्लियोटाइड का सेट था, AUG, AUG जहां पे लगेगा तो वो हमारा स्टार्ट कोडॉन है। ठीक है, तो जहां पे स्टॉप सिग्नल है और जहां पे डीएनए टेम्पलेट को लाइक डिसोसिएट, मतलब वो जुदा हो जाएगा उससे, तो दैट विल लीड टू द टर्मिनेशन ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, रिलीजिंग द न्यूली सिंथेसाइज्ड आरएनए मॉलिक्यूल। क्योंकि ये अगर चलते गया तो बहुत बड़ा हमारा आरएनए बन जाएगा, जितना जरूरत नहीं है वो उतना बन जाएगा, तो ये तो हमारा होगा नहीं, क्योंकि रिसोर्सेज ATP भी लगती है लाइक ये प्रोसेस को होने में। तो देर इज दिस stop signal that is given to the DNA, and then it releases the RNA polymerase that is attached to it, and then this RNA transcript is also released, just stopping the transcription process to occur, right? This is about our RNA transcription. हमने बहुत ही इजी वे में डिस्कस किया है हमारे न्यूक्लिक एसिड के प्रॉपर्टीज के बारे में। अब हम डिटेल में आगे लैक ओपेरॉन और ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन के बारे में भी जानेंगे। ठीक है, तो ये हम जानेंगे आगे सेशन पे, right? And as this is just a reminder to you, we are developing shorts which bears the questions. तो अगर आपको easy quick अगर आपको solve करने हैं कुछ questions को, तो आप shorts को refer कर सकते हो, और उसमें बहुत ही simple MCQ based questions है। Okay, so you can just go through that. Okay, and do not forget to like, comment, share and subscribe to our channel Adarsh Aarya. Thank you everyone.